बढ़ने से पहले एक बार जो है ना भाग वाला जो कल लास्ट में तुमको लगा सबको याद हो गया है, लेकिन क्या सही में याद हुआ है कि नहीं थोड़ा देख लेते हैं। 13 में क्या है बताइए। 13 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तुम बताओ। 13 में क्या है? जब उसके लिए भूमिका बनाई जा रही है, मौलिक अधिकार में क्या क्या होंगे और क्या नहीं हो सकते हैं, असंगत क्या है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और फिर 20 से 40 में आप बताइए कोई इम्पोर्टेंट है? 21 से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है ना। 20 से 40 में और है इम्पोर्टेंट। 22 क्या है आप बताइए तो। एकमात्र यही है, और कुछ है? क्या है? शोषण, बलात्श्रम निषेध। बलात्श्रम निषेध, हाँ अभी नहीं नहीं है, इम्पोर्टेंट है। 23 बलात्श्रम से निषेध है। डबल जियोपार्डी कहते हैं उसको इंग्लिश में। डबल जियोपार्डी ये होता है कि जैसे एक ही तरह के चीज़ में दो नियम नहीं हो सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण बता रहे हैं आपको। जब मान लीजिए एक आदमी चोरी करता है, चोरी करके वो जेल में बंद है और उस समय सरकार है, फिर चाहते हैं कि नहीं अब जो चोरी करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो पहले से बंद है उस सबको निकाल के उसका हाथ काटा जाएगा नहीं। तो इस तरह की चीज़ों का भी उसमें निषेध। और एक ही जो मान लीजिए एक व्यक्ति एक सज़ा काट चुका है, लेकिन उसको जैसे आखिरी रास्ता एक सिनेमा में हुआ था, तो दोबारा उसको उसके लिए सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, इस तरह, हाँ इस तरह के ये हाँ बिना बोर्ड की तरफ देखे या सहारा लिए आप बताइए कि निर्वाचन किस भाग में है? 15 में, बहुत बढ़िया। निखिल आप बताइए राजभाषा कहाँ पर है? आइडिया नहीं है। आप बोर्ड में से ढूंढिए राजभाषा कहाँ पर है। अच्छा कल आप पूरे क्लास में नहीं थे ना, आप तो लास्ट में आए थे। ठीक है, कोई नहीं। अपातु बंद बताइए प्रियंका, आपने रिवीजन किया था घर पर? अपातु बंद किस भाग में है? इमरजेंसी प्रोविजंस। 52 से 60, 18 भाग पूछ रहे हैं, पार्ट इमरजेंसी प्रोविजंस किस में है आप लोग बताइए। एक दिन के लिए मेमोरी नहीं चाहिए, मेमोरी परमानेंट चाहिए। हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस से बोलिए ना, फिर वो तो जब ऑप्शन ये आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 18, 20 सब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जो आ रहा देखिए पॉलिटी में बार बार आप लोग शायद पहले क्लासों में नहीं थे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग एक स्ट्रेटजी के तहत पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि इतना पढ़ना है। एक संस्कृत में श्लोक है कि एको शब्द सम्यक ज्ञात स्वर्ग एक काम, मतलब कि एक भी शब्द पढ़ने में पूरी ज़िंदगी निकल सकती है। केवल एक शब्द, एक राम शब्द है ना, इसकी व्याख्या करके इसको पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा एक किताब लिखा जा सकता है। आप लोग नॉर्मल कॉलिंस का डिक्शनरी पढ़ते होंगे, इतनी पतली सी 40,000 वर्ड है उसमें, लेकिन एक मतलब वेस्टमिंस्टर की एक आती है डिक्शनरी, उसमें केवल ए से ही इतना मोटा किताब है, केवल ए से वर्ड्स हैं। हम लोग लाइब्रेरी में था। इसलिए हम लोग को स्मार्ट रीडिंग करना है एज ए विद्यार्थी, नहीं तो क्योंकि जो स्मार्ट नहीं करेंगे तो परीक्षा में पास होने वाला पढ़ाई नहीं हो पाएगा। फिर ज्ञान तो बहुत होगा, परीक्षा निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या उसका स्ट्रेटजी बनाया कि कम से कम 2 सेगमेंट को हर व्यक्ति को परफेक्ट करना है। जैसे 9 सेगमेंट है ना, तो कम से कम 2, मैक्सिमम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, लेकिन कम से कम 2 सेगमेंट को परफेक्ट करना है। उसमें हमारा एक सेगमेंट यह है। क्यों? क्योंकि इसको यदि आपने परफेक्ट कर लिया तो इसमें सवाल जो भी आएगा गलती नहीं होगी, कितना भी घुमाएगा गलती नहीं होगी। तो थोड़ा एक्स्ट्रा पेन लेके इसको आप लोग पूरी तरह से कमांड में लीजिए इंडियन पॉलिटी को। फिर जो मैथमेटिकल ब्रेन वाले लोग हैं वो मैथ्स को भी क्वालिफाई करेंगे उस तरीके से। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे क्लास में जो भी है वो 9 नंबर ज़रूर लाए मैथ में, कम से कम 10 नहीं ला सकता है तो 9 नंबर के लिए तैयारी करें। उसका भी अप्रोच बताएंगे। तो क्या होगा, आपका 12 में 12 कन्फर्म हो जाएगा और 10 में 10 कन्फर्म हो जाएगा, यानी 22 सवाल में आपका 22, 21 या 20 सही हो जाएगा। अब आपको रेस्ट में 80 सही करना है, जो कि एक आसान काम होता जाएगा। जैसे ही आप
साइंस को भी कमांड कर लेंगे ढंग से, क्योंकि साइंस में गलतियाँ कम होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में आप कितना भी कमांड करेंगे, कहाँ का डाटा आ जाएगा आपके लिए गलती करने की संभावना बढ़ जाएगी। ऑप्शन ई आ जाएगा तो आंकड़ों में आप फंस जाएंगे। लेकिन साइंस में किसी रोग का कारण जीवाणु है तो रातों रात कवक नहीं हो जाएगा, होगा। इसलिए साइंस, मैथ्स और इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री भी उसी नेचर का है, लेकिन हिस्ट्री में भी रेंज बहुत बड़ा है। हिस्ट्री में यदि आप सिंपल मॉडर्न इंडिया को यदि ढंग से कमांड करेंगे तब भी एक लंबा रेंज हो जाता है, लेकिन ये तीनों को हम लोग कमांड करेंगे तो हम लोग 45 तक पहुंच जाएंगे लगभग 50 सवाल के अंदर। तो 50 में यदि आपका 45 आ जा रहा है तो रेस्ट जो 100 सवाल बचेंगे उसमें हमको 50 लाना है, जो कि एक गलती एक सही करेंगे तब भी हो जाएगा। लिबर्टी उधर भी मिलेगी और तकनीक वहाँ भी लगाएंगे। इसलिए इंडियन पॉलिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको इसलिए याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन लेके इसको याद करना पड़ेगा धीरे धीरे। इसका सबका वीडियो भी 56 मिनट का वीडियो बना है एडिट करने के बाद। लगभग 2 घंटे की क्लास को हम लोगों ने एडिट करवाया तो 56 मिनट का है, इसलिए यूट्यूब से लिंक भेजा उसका। देखिए मेजर है ये संघ, ठीक है। इसका मतलब किसी का सीमा में, नाम में परिवर्तन होता है वो इसमें आएगा। तो यदि आपको नहीं भी पता है एग्जैक्ट, फिर भी यदि आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच का ही होगा ना, तो इसमें कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 1 और 3, ठीक है ना। देख हो गया। अब आइए नागरिकता। नागरिकता में लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। मौलिक अधिकार में आपको 14 तक तो उसकी बात है, भूमिका है, परिभाषा है। 15 से आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल शुरू होते हैं, 15 से लेके 21 तक। कोई दिक्कत? 14 तो समता का है ना, हाँ, तो 14 से लेके ये 35 तक ये जा रहा है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है, आर्टिकल 32। मान लीजिए हम सब अधिकार दे दे आपको और आप सब अधिकार लेके निकले, रोड पे कोई आपको छीन ले, कोई जबरदस्ती कर दे या आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर दे, तो अधिकार आपके सारे खत्म। अधिकारों की रक्षा के लिए जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 32। समझ में आ गया भाई? रेमेडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देता है ये, ठीक है। तो ये इसके बीच में आता है, इसको इम्पोर्टेंट तरीके से देख लीजिए। ये सरकार से हमारी उम्मीद है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे और उसके लिए जो जो कार्य हैं वो यहाँ पर है, ठीक है। और इसी के बाद हमारे कर्तव्य है 51 क में कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र की धरोहर का सम्मान करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें। और जो भी कर्तव्य नेचर की चीज़ें हैं वो यहाँ पर 51 क में आती हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो यहाँ पर आते हैं संघ में, ठीक है। तो सेंटर आ गया तो फिर तुरंत स्टेट गवर्नमेंट आएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट वाला यहाँ पर है, 7वां छोड़ दीजिए। फिर यूनियन टेरिटरी है, संघ राज्य क्षेत्र, इसमें फिर पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समिति, ये 9वां में है। पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समिति ये 9वां में है। और 10 जो है अनुसूचित, चलिए ये जनरल है, अनुसूचित ट्राइबल एरियाज़ के लिए, इसको हटाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर, ये बताया था 1 पर 1 11, बाकी थोड़ा भूल भी जाए कोई बात नहीं, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। फिर वित्त संपत्ति संविदावाद, ये फाइनेंशियल मैटर्स है और यह कमर्शियल मैटर्स है, ठीक है, दोनों में। 14 में आपका आ गया सीधे जो BPSC UPSC जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो इसमें इसका मेंशन है, ठीक है। 15 में निर्वाचन है, ठीक है। और 16 में कुछ विशेष प्रावधान कुछ विशेष वर्गों के लिए, जिसमें आयोग, पिछड़ा आयोग, तमाम जो चीज़ें होती हैं यहीं से आती हैं। फिर राजभाषा 17 में, 18 में आपातोपबंध, 19 प्रकीर्ण छोड़ दीजिए उसको, 20 में इम्पोर्टेंट है आपको 368 आर्टिकल संशोधन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, बाकी फिर एक प्राधिकृत पाठ है लास्ट में। और ये संक्रमणकालीन उपबंध जो है ये यहीं पर आपको धारा 370 है, यानी किसी किसी राज्य के लिए जो विशेष प्रावधान बनाए गए हैं वो आपको इसमें भाग 21 में, ठीक है। चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं कि कौन सा जो है इम्पोर्टेंट है और फिर पूछेंगे, आज के आज इसको ख़त्म करना है। कोई दिक्कत? आपको भाग समझ में आया? किस भाग में क्या है? संविधान में कितने भाग हैं? 22। सबसे बड़ा भाग कौन सा है?
जिसमें सबसे अधिक आर्टिकल हैं। आप लोग मत बताइएगा, इनको बता दीजिए ताकि इस बोर्ड से ये परिचित हो सकें। 5th पर 52 to 151, इससे बड़ा कोई है आप लोग के नज़र में जो 100 से अधिक आर्टिकल कवर करता हो? एक थोड़ा बड़ा ये लग रहा है, लेकिन वो भी थोड़ा छोटा ही है, हैं? और ये एक है 5, हाँ ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, ये तो छोटा ही है, ये दोनों, हाँ हाँ ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है? केवल एक ही आर्टिकल है, एक और है, एक वाला, वो कौन सा है? 10 है, 7 है, सब एक है। भाग 10, ये इसमें भी मात्र एक है। चलिए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? संघ का राज्य यानी नेम ऑफ द यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, फर्स्ट में, पहले में है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 में क्या है? 3 बोल रहे हैं, भाग नहीं, आर्टिकल 3, आर्टिकल। अब हम लोग आर्टिकल में जा रहे हैं। सीमा नहीं, राज्य नाम क्षेत्र निर्माण और उसमें परिवर्तन। इसके नाम, किसी राज्य के नाम में जो परिवर्तन होता है या क्षेत्र में परिवर्तन होता है या सीमा में परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं 3 तरह के परिवर्तन तीसरे आर्टिकल में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रियंका, आपको समझ में आ रहा है क्या है आर्टिकल 3 में? और उसके नाम और सीमा में परिवर्तन हो रहा है तो भी, ठीक है। आपको समझ में आ गया? आर्टिकल 3 क्या है बताइए? बाउंड्री में, तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, आर्टिकल 3 है। निखिल, आपको समझ में आया आर्टिकल 3 में कौन 3 बातें महत्वपूर्ण हैं? क्या? ठीक है, आप बोलिए, इंग्लिश में बोलिए आप। व्हाट इज आर्टिकल 3 इज ऑल अबाउट एंड चेंज इन इट्स नेम, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 13 किसी मतलब मूल अधिकारों को असंगत या उसका अल्पीकरण, यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स को सीज कर सकता है उसको रोक सकता है या चेंजेज कर सकता है। आर्टिकल 13 में इसकी बात है, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक और इक्वलिटी होती है बिफोर द लॉ के अलावा, वो क्या होता है? एक होता है बाई द लॉ और एक होता है बिफोर द लॉ। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हम जब डिटेल समझाएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक जापान से लिया गया है, ठीक है, और एक अमेरिका से लिया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये जो है सेकेंड वाला जो है बिफोर द लॉ लिया गया है यहाँ से, ब्रिटेन से। 2 जगह से है, सेम चूँकि वो है, जापान वाला भी उसमें एलिमेंट आता है। वो अभी हम लोग करेंगे, आज क्लास में कर ले या कल कर लेंगे, उसको करेंगे, ठीक है। लोक नियोजन में विषय एवं अवसर की समता, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 4-5 ही हुआ है, ठीक है। हम उसको वैसे भी बार बार रिपीट करते रहते हैं, 16 के बाद आगे चलते हैं हम ताकि कंप्लीट हो। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लोक नियोजन में यानी कि गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, अवसर की समानता, यह कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 16। और लोक नियोजन में अवसर की समानता नहीं रहेगी, या मतलब ऑफिशियली हम कह नहीं रहे हैं, यानी कि आरक्षण का प्रावधान रहेगा। वो कहीं ना कहीं अवसर की समता को बहाल करने के लिए एक असमानता को लाया जाता है, तो वो क्या है? आरक्षण भी आता है 16 से 15 से सबसे आता है, ठीक है। यानी इसके उपखंड में आरक्षण की व्यवस्था है और मेन फ्रेम में समानता की बात है, इस बात को समझिएगा। अस्पृश्यता का अंत, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस में तो अक्सर पूछता है, ठीक है। आर्टिकल 19, तो ऐसा बताइए कि मान लीजिए कोई आदमी जाके किसी को गाली दे देगा तो उसकी स्वतंत्रता है?
यदि हर चीज़ की स्वतंत्रता है, मान लीजिए हम ऐसा कुछ छाप दें जो कि राष्ट्र के खिलाफ हो, तो उसकी स्वतंत्रता है? इसमें इसके क्लॉजेज में कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे राष्ट्र के विरोध में आप काम करें। दूसरा, किसी का डायरेक्ट आप अपमान नहीं कर सकते हैं या किसी के सम्मान के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। डिफेमेशन भी यहीं से आता है, ठीक है। आप हमेशा ये समझिएगा कि जिस आर्टिकल से कोई चीज़ इस्टेब्लिश किया जाता है उसका अपवाद भी उसी के उपखंड में होता है, ठीक है। चलिए 19 तक कोई दिक्कत नहीं। 21 बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बताइए क्या है। इसी को ऐसे ही नहीं, आपने से पहले कहा कि एक्सक्लूसिव पावर इंपोज करके, वो एक है इसमें क्या कि राइट टू लीव में हमने पहले वो था कि डिग्निटी वर्ड को नहीं जोड़ा था, इसमें बाद में इसको एस्टेब्लिश किया गया कि नहीं, राइट टू लीव विद डिग्निटी। राइट टू लाइफ तो हमारा है ही कि हमको जीने का अधिकार है, कोई राह चलते गर्दन नहीं काट देगा, लेकिन उसमें डिग्निटी इम्पोज होना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी को सजाए मौत भी दे रहे हैं तो उसका ड्यू प्रोसेस से दे सकते हैं, ऐसे नहीं देना। जैसे बहुत सारे देशों में क्या है कि सजा, मौत का सज़ा दे दिया गया, अब 7 मरीज हैं, मरीज बोल रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, अपराधी हैं, उनको दे दिया गया सज़ा, और दे दिया गया उनको कि भाई मौत का मुकर्रर कर दिया गया, तरीका नहीं बताया गया, इनको मार देना है। तो कहीं उठाया गोली, 10 गोली मारा, सब मर गया। ऐसे कई जगह पे गोली मार के भी सजाए मौत देते हैं। कहीं पर उनको गिलोटीन करते थे, अब तो बंद हो गया, वो एक पूरा इतना बड़ा काटने वाला होता था और बकरे की तरह अपना लकड़ी के कुंदे पे सर रखता था और वो आकर के गिर जाता था। उसको कई लोग देखते भी थे। तालिबानी स्टेडियम में बैठा के गोली मार देते हैं, ठीक है। नीदरलैंड वगैरह कई देश हैं जहाँ पर कि अपराधी जो मौत का सज़ा पाता है उसको दे दिया जाता है मेडिकल स्टूडेंट्स को जिंदा चीरफाड़ करने के लिए। कंसंट्रेशन कैंप तो वो एक आपदा की स्थिति है, लेकिन यहाँ ऑफिशियली दे दिया जाता था कि चलिए सांप काटने का मनुष्य के पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जांच तो जिंदा मनुष्य पर कोई नहीं कर सकता है। तो जिंदा मनुष्य दे दिया गया कि इसको सांप काटो, मर जाएगा तो मर जाएगा, जिंदा रहा तो रिजल्ट मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों को रोका गया और इसी में एक उपखंड जोड़ा गया मेनका गांधी के वाद के चलते, जिसमें कि मनुष्य के साथ साथ अन्य जानवरों के बारे में भी कुछ उपबंध दिए गए और डिग्निटी को बताया गया कि डिग्निटी का मतलब क्या है। इसको डिटेल में आप लोग जब जो इंग्लिश में पढ़ेंगे PM बख्शी का डिटेल ले लीजिएगा, उसमें काफ़ी अच्छा पता है, ठीक है। PM बख्शी का है आपके पास नोट्स, PM बख्शी वाला आप लोग तो ले ही लीजिएगा, यदि नहीं मिलेगा तो हम ला के आपको दे देंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 21 को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए, मेंस के आंसर के हिसाब से भी इसको पढ़ना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 19 और 21। आगे आइए, अश्विन आप बताइए कि प्राइमरी एजुकेशन का जो राइट है यह किस आर्टिकल से दिया गया? अभी दिया गया, हाल फिलहाल में संशोधन के द्वारा इसको डाला गया है ना। हम अभी 20-21 पे चल रहे हैं, आप उधर ही आसपास रहिए, ठीक है। 21 में ही जोड़ा गया इसको क में, ठीक है ना, इसका प्रावधान जोड़ा गया जी। चलिए अब हम लोग कहाँ पर आ गए? इसी एरिया में चल रहे मौलिक अधिकार में। 25 भी एक इम्पॉर्टेंट है, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का, नहीं रिलीजन के बारे में जो भी लिबर्टीज दी गई है वो 25 में, ठीक है। हाँ, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा, ये आप बताइए किसमें है? 30 में। यानी कि किसको अधिकार होगा? अल्पसंख्यक वर्गों को, यही ध्यान दिएगा। इसलिए जो मदरसे वगैरह हैं या फिर इस जैन या बौद्ध कोई ट्रस्ट खुलता है या उससे, तो अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार दिया गया कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करेगा और उसको सरकार जो है कुछ मदद भी कर देती है। लेकिन इसी में होता है कि भाई बहुसंख्यक को नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुसंख्यक के लिए नहीं किया, बहुसंख्यक तो जनरल कर ही रहा है, अल्पसंख्यक को एक विशेष स्थिति दी गई। इसके तहत उर्दू स्कूल और मदरसा जिसे कहते हैं वो खुलता है और उनको कई चीज़ों में सरकारी सहयोग भी मिलता है। कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति हटा दिया गया, इसको हटा दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। मौलिक अधिकारों को 32 इंपॉर्टेंट है, 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार, ठीक है।
यानी मान लीजिए आपको सारे अधिकार दे दिए गए और पुलिस नहीं रहता, तो अधिकार का क्या मतलब था? आपका राइट मिलता आपको? पुलिस व्यवस्था को यदि 10 मिनट के लिए वहाँ हैदराबाद का वो कौन था, ओवैसी का भाई, तो वो क्या बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। यानी कि हम कहने का अर्थ है कि पुलिस कितनी भी निकम्मी हो, यदि है तो व्यवस्था है, गलत या सही जो भी व्यवस्था है वो। सद्दाम हुसैन को जब हटा के अमेरिका ने फांसी लगा दिया था, एक दिन के लिए व्यवस्था वहाँ कुछ भी नहीं थी। जैसे अभी अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं कोई व्यवस्था भी फिलहाल बहाल नहीं है। तो उसमें हुआ क्या कि हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, मतलब दूसरे के दुकान में जाके तोड़ के जो मन कोई लेके जा रहा है, कोई पुलिस है ही नहीं, किसको बोलेगा। तो लोगों ने जमाखोरी कर लिया, जिसका बाहुबल रहा वो अपना सब सामान लूट के घर में भर लिया, और उससे मजबूत कोई आया तो उसके घर से उठा के अपने घर लेके चला गया। इसी को कहते हैं अराजकता, केओस, टोटल केओस की स्थिति थी। तो आर्टिकल 32 इंश्योर करता है कि आप को ये मिलेगा, संवैधानिक उपचार मिलेगा। उपचार के लिए क्या है? रिट है। रिट्स कितने तरह के रिट्स होते हैं? 5 तरीके के रिट्स होते हैं। उनको अलग से हम एक क्लास में पूरा समझाएंगे आपको, ठीक है ना। तो 32 तक आ गए। 32 तक में कोई कन्फ्यूजन है? 50 तक जाके हम रिवाइज करेंगे, वापस आएंगे, ठीक है। 38 बताइए क्या है? एक एक्सपेक्टेशन है। क्यों एक्सपेक्टेशन है? बार बार हम कहते हैं 36 से 51 DPSP आ गया, ऐसा किया जाएगा। बाध्यकारी नहीं है, उम्मीद है, लेकिन किया भी जाता है। जो भी लोग कल्याणकारी चीज़ें हो रही है। चलिए आइए आगे। ग्राम पंचायतों का गठन 40, नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता 44, और 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क 45। इसी को बाद में नियम बना के वहाँ लागू भी कर दिया गया, ठीक है ना। एक उम्मीद थी सरकार से, सरकार ने उसको कर दिया, तो उम्मीद पूरी होगी, उसको अधिकार में डाल दिया। अब आ जाइए 46, अनुसूचित जातियों, कमज़ोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। किसके लिए है? देखिए 3 चीज़ें, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित SC ST और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, कि एजुकेशन और इकोनॉमिक हितों की रक्षा करने के लिए। इसमें क्या है? अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि सरकार करेगी। सरकार ऐसा व्यवस्था करेगी कि उनका आर्थिक स्थिति उन्नत हो। कैसे होगा? उनको यदि जॉब में आरक्षण देंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो फिर आर्थिक स्थिति ठीक होगी, आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो फिर अगली पीढ़ी के लिए सरकार को उतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा जितना इस पीढ़ी के लिए करना पड़ा। तो वो क्रीमी लेयर हो जाएंगे, फिर उनको धीरे धीरे आरक्षण से बाहर करके या कम सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वो खुद पे आश्रित हो जाए। और जो उस सुविधा का लाभ किसको मिले? जो एक नया तबका है या जो अभी भी वंचित है उसको दिया जाए। इसीलिए इसमें बार बार संशोधन होते रहते हैं। यदि इसकी राजनीतिक इच्छा गलत न हो तो प्रक्रिया में गलती नहीं है। हम लोग आ जाए 50 पर, कार्यपालिका पृथक्करण, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका में न्यायपालिका हस्तक्षेप न करे और न्यायपालिका में कार्यपालिका हस्तक्षेप। कार्यपालिका मतलब आप कौन कौन आते हैं इसमें? कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? वो जो थ्योरी हमने बताई है ना, उसको लिख लीजिए कॉपी में, तो नहीं लिखा है तो। अज्ञात को ज्ञात, ज्ञात को निश्चित और निश्चित को स्थायी। वही ज्ञान आपका साथी है जो समय पर काम आ जाए। तो जो भी पढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ, उसको क्लैरिटी के साथ पढ़िए। भारतीय जो मतलब कि व्यवस्था बनी है उसमें 4 महत्वपूर्ण अंग है। कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, द 4th स्टेट, ठीक है, चौथा। एकदम संविधान उसको मानता ही है, ठीक है। क्योंकि क्या है, जैसे पुलिस नहीं होगी तो कोई व्यवस्था नहीं बनेगी, वैसे यदि मीडिया को हटा दीजिए, एक दिन के लिए देश से सारी मीडिया को गौन कर दीजिए, अराजकता उससे चरम पर आ जाए। कैमरे का बहुत महत्व है और विकास में मीडिया का बहुत ही बड़ा योगदान है। कांग्रेस के गठन में 72 लोग शायद मीडिया से थे, 72% पत्रकार और वकील मिलकर ही भारत को आज़ादी दिलाया। तो हम लोग कहाँ तक आ गए? 50 तक। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब ये नीति निदेशक तत्व में ही आएगा। और मौलिक कर्तव्य 51 का डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। तो 51 तक आ गया। 51 तक में आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं कोई किसी में दिक्कत आ रहा होगी, याद नहीं हो रहा या समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो 1 में संघ और राज्य का क्षेत्र है,
3 में राज्यों का निर्माण क्षेत्र और उसके नाम में परिवर्तन है। मूल अधिकार को असंगत या कम करने के लिए जो है व्यवस्था वो 13 में है, और 14 में विधि के समक्ष समता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और 16 में लोक नियोजन में यानी कि पब्लिक सेक्टर में आपके अवसर की समानता की बात की गई है। चलिए 50 से आगे चलें। चलिए राष्ट्रपति हमारा आ जाएगा। मंत्रिपरिषद चूंकि अभी यहाँ पर क्या है, संघ आ गया, तो संघ में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? हमारे देश में से सवाल पूछता है कि हमारे देश में किसका शासन है? राष्ट्रपति शासन। ऐसे सवाल है कि भारत में कौन, मतलब कि 2 सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सोच के बोलिएगा, गड़बड़ा के नहीं। भारत में शक्तियाँ किस में निहित हैं? जनता में। शक्ति का लास्ट कौन ये केंद्र है? जनता। आपके सवाल पे आ रहे हैं, हमारे देश में किसका शासन है? तब जवाब होगा संविधान का शासन। ठीक है। और संसद किससे किससे मिलकर बनता है? तीसरा सवाल है। कौन कौन? राज्यसभा। मतलब प्रधानमंत्री भी जाकर कहीं अस्तित्व नहीं है। प्रधानमंत्री है, हाँ, मतलब मार्गदर्शक मंडल का हेड है नहीं। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चूँकि हेड होने के नाते राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति का जो अधिकार और शक्ति है वह किस में है? तो 72 में है, 72 में। क्या है? क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण, यानी उसको या तो कैंसिल कर सकता है, या उसको छोटा बड़ा कर सकता है, या सस्पेंड कर सकता है। ये पावर जैसे कि ये स्पेशल पावर के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का विशेष शक्ति है ये। यहाँ तक कि मृत्यु दंड में भी, यहाँ तक कि कोर्ट मार्शल में भी, कोर्ट मार्शल में बाकी किसी को अधिकार नहीं रहता कि राष्ट्रपति को है। अभी मुश्किल से 10-15 दिन पहले का ये है। राज्यपाल को कुछ स्पेशल, मृत्यु दंड में भी कुछ अधिकार पहले नहीं था। पहले राष्ट्रपति को मृत्यु दंड और कोर्ट मार्शल में स्पेशल था, राज्यपाल बाकी सब में क्षमादान कर सकता था। लेकिन अभी मृत्यु दंड में भी उसको राज्यपाल को अधिकार मिला है, और कोर्ट मार्शल अब स्पेशल प्रेरोगेटिव रह गया है राष्ट्रपति का। कोर्ट मार्शल सेना के कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया था उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं, यानी कि वो केवल और केवल भारतीय सेना के लिए है। ठीक है। और उसमें पहले क्या था, इंटरफेरेंस वो लोग बर्दाश्त नहीं करते थे, तो केवल और केवल राष्ट्रपति को कुछ विशेष स्थिति में मिलता था क्षमादान कर, मान लीजिए कोर्ट मार्शल से। लेकिन बाकी जो जनरल मृत्युदंड, यहाँ पे कोई मान लो हिनियस क्राइम कर रहा है और उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट रख रहा है, तो उसमें मृत्युदंड अवार्ड किया जाता है। मृत्युदंड के अलावा भी कई दंड मिलते हैं उसमें, क्योंकि सेना का नियम बहुत सख्त रहता है। मान लीजिए कोई जाके भारत का आदमी है, सेना में लड़ने गया और बॉर्डर पे पाकिस्तान के आदमी से मिल गया, तो उसको मृत्युदंड नहीं मिलेगा। चलिए 74, इसी में पहली बार प्रधानमंत्री का जिक्र और आखिरी बार आया है। सर प्रधानमंत्री का जिक्र बहुत कम बार संविधान में आता है, तो एक बार देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री का जिक्र इसमें आया है कि नहीं आया। कई बार ये सवाल पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री का जिक्र कितनी बार आया है और कहाँ कहाँ। जैसे भारत के पूरे संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की गई है, कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा हुआ था, और भारत में जितनी भी राजनीति होती है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर होती है। प्रियम्बल में तो डाला गया, वो भी एक था नहीं, बस वहीं पर एक है, वही पंथ निरपेक्षता है, बाकी और कहीं पर भी वो नहीं आता। आपको हम टेक्स्ट भी इंग्लिश में देंगे उसका सारा, और बोलने के क्रम में हम कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही बोलते रहें। जैसे कि 74 है, तो क्या कहेगा? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द, यानी कि राष्ट्रपति के पास कोई अलग से ये नहीं है। राष्ट्रपति जो भी काम करेगा मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का जो होगा उसके सलाह से करेगा। ठीक है। तो वो राष्ट्रपति का लिमिटेशन भी है। जब राष्ट्रपति की शक्ति लिखेंगे और उसकी कमियां लिखेंगे तो उसमें यह बात भी लिखेंगे मेंस में। ठीक है। दूसरा है कि देखिए अभी सीटों के बारे में आ रहा था कि 358 के आसपास ही सीटें आ रही हैं अभी तक जो आ रही हैं 67th में। तो मेंस की तैयारी जो हमने कहा था कि पीटी के तुरंत बाद शुरू करना है, नहीं, मेंस के लिए माइंडसेट आपको पीटी के दौरान ही रेडी रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम बोलेंगे कि ये मेंस में आएंगी
तो उसको आप स्पेशल मार्क करके उसको डिटेल पढ़ के मेंस के हिसाब से भी अपग्रेड रहिएगा, क्योंकि समय कम मिलेगा। 78 आप बताइए क्या है 78 में? यानी कि प्राइम मिनिस्टर शैल फर्निश ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन फर्निश करे, यही ना? क्या है 78 आप बताइए, मतलब क्या हुआ आप बताइए? राष्ट्रपति जब बुलाए तब प्रधानमंत्री को आना का सलाह देना, नहीं, इन्फॉर्मेशन देना, कोई विशेष ऐसा चीज़ जो कि प्रधानमंत्री को लगे कि राष्ट्रपति के संज्ञान में लाना चाहिए। नहीं मांगने पर भी दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उसे लगे कि देना उचित है, सब सारा तो दौड़ते रह जाएगा। ठीक है, चलिए धन विधेयक ही आ गया आपका। धन विधेयक की परिभाषा किस में है? और एनुअल फाइनेंशियल जो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट बजट हैं, जिसको नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, और ऐसे क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट होगा। ये जो है धन विधेयक की परिभाषा 110 में और 112 में आपका बजट है। ठीक है, कोई दिक्कत? मोस्ट इम्पॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफाइन कर, ये तो हम वो अलग से जब बताएंगे तो बता देंगे आपको कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है। आप ये पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ, वो हमारा देखिए जितना अभी आर्टिकल कर रहे हैं, फिर इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे रीट अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, जितने आयोग का गठन है वो अलग से करना पड़ेगा, और जो लेखानुदान है, वित्तीय अनुदान है, इन सब सारी चीज़ों का अलग अलग हम करेंगे। अभी हम फोकस ये करें कि हमने जैसे कल एक बार में पूरा का पूरा 22 संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर याद किया। अब इसमें से इम्पोर्टेंट को हम लोग अभी करेंगे। इस क्लास के बाद 10 सवाल आपको हम देंगे, इसमें से एट रैंडम 10 सवाल देंगे, और 10 में आप कितना स्कोर करते हैं वो देखेंगे। लगभग आपको पता चल जाएगा कि आपने जो ये पढ़ा है, आपको 10 मिनट का टाइम भी देंगे और उसके 10 सवाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग 112 तक आ गए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब अध्यादेश क्या होता है? वो जब एक मान लीजिए लोकसभा चल रही है, राज्यसभा बंद है, तो उस समय अध्यादेश लाया जा सकता है। कोई वैसा नियम पारित करना हो तो जरूरी है। संसद यदि सदन में मतलब कि न हो और कोई नियम लाना बहुत ज़रूरी है, सत्र नहीं चल रहा हो तब तो राष्ट्रपति 6 महीने के लिए इसको मैक्सिमम लाया सकता है। 6 महीने के अंदर में संसद से पारित कराना जरूरी होता है। फिर से हम समझा रहे हैं, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, ठीक है, इसको जारी कब किया जाए? मान लीजिए नॉर्मल सत्र चल रहा है तो हम एक अधिनियम लाएंगे, विधेयक बन जाएगा। जैसे कि सरकारें कैसे काम करती है इसको समझिए पहले आप, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा, हम बता देते हैं। जैसे नियम तो है, लेकिन नियम कानून का नया सेट लाना पड़ता है बदली हुई परिस्थिति में सरकार और शासन चलाने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए अब पहले कंप्यूटर था ही नहीं, कम कंप्यूटर थे ना पहले, तो साइबर क्राइम होता था? नहीं होता था। लेकिन जब 1990 के बाद से कंप्यूटर में क्रांति आई तो साइबर क्राइम होने लगे। तो अब क्या हुआ कि साइबर क्राइम हुआ तो उसके लिए नियम कानून आएगा ना, कि भाई जब 2 करोड़ उड़ाएगा या पैसा गबन करेगा या फ्रॉड करेगा, उधर से मेल ट्रांसफ़र करेगा, हैकिंग करेगा, आपके प्राइवेट चीज़ों को जान जाएगा, उसको क्या सजा देंगे? इसका कहीं लिखा हुआ है आईपीसी में, सीआरपीसी में? इसके लिए संसद क्या करती है कि बैठ के वहाँ पर एक नियम सेट, एक समिति बना के देती है और उसको सदन के पटल पे रखा जाता है। ठीक है, तो संसद में जो ऐसा रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? विधेयक। क्या कहते हैं? नहीं, वो ऑर्डिनेंस नहीं कहते हैं, विधेयक कहते हैं। विधेयक का इंग्लिश क्या होता है? बिल दिया जाता है। यानी हमने क्या दिया? एक बिल पेश किया। अब बिल जब उधर से निकलता है तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। बिल बिकम्स एक्ट, और एक्ट जब आ जाता है तो वो एप्लीकेबल हो जाता है बाय द लॉ। बात समझा कि? तो अभी क्या था, एक ज़रूरत महसूस हुई समाज को, समाज ने उसकी समिति, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उसका एक समिति बनाया, उसमें एक विशेषज्ञ की समिति बनी जो उसने वहाँ पे दिया, उसको संसद ने देखा, कमी बेसी पे बहस की और एक वैधानिक तरीके से उसको पास कर दिया। पास करने के बाद जैसे ही वो पास होगा वो नियम बन जाएगा। यानी कि पहले वो विधेयक था यानी बिल था,
जो बाद में एक्ट या अधिनियम बन गया। कोई दिक्कत? अब ये अधिनियम लागू हो जाएगा तो उसके उपबंध लागू होंगे कि भाई नहीं, यदि एक इतना गबन किया है या ये कर रहा है तो उसको 2 महीने का सज़ा मिलेगा कि 2 साल का सज़ा मिलेगा या सज़ाए मौत मिलेगा, उसमें सब लिखा रहेगा। विश्रांति काल यानी कि जब नहीं, विश्रांति नहीं, संसद नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो, तो अब मान लीजिए सत्र नहीं चल रहा है और एकदम जरूरी है कि वहाँ पर कोई काम करना है, जैसे राष्ट्रपति शासन लगाना है, कहाँ पर? मान लीजिए बंगाल है, बंगाल में अब अराजकता की स्थिति आ गई और उसमें संसद नहीं चला, तो क्या करेगा कि 6 महीने के लिए नहीं, मतलब लगा देगा, उसमें 2 महीने के बाद ही संसद चलेगा, उसको पास कर देगा। जैसे जीएसटी लाना है तो जीएसटी के समय नहीं चल रहा था कि तुरंत उसमें लगा दिया, बाद में उसको पास कराया गया। यदि वो निरस्त हो गया तो जितना दिन रहा उतना दिन रहा, बाकी उसी दिन वो हट जाएगा। 6 महीने के अंदर यदि उसको पास नहीं करा पाया तो वो स्वयं निरस्त हो जाएगा, लेकिन जितना दिन लागू रहेगा ऑर्डिनेंस का प्रभाव है। तो इसको विशेष अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, अध्यादेश समझ में आ गया। बिल और अध्यादेश में क्या फ़र्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिल जब एक्ट बन जाएगा तो परमानेंट हो जाएगा। हम तो कर रहे हैं एक्ट, व्हेन बिल बिकम्स एक्ट देन इट इज परमानेंट। परमानेंट क्या, फिर यदि जरूरत पड़ेगी फिर चेंज हो। नहीं, ऑर्डिनेंस इज स्पेशल प्रोविजन फॉर अ टेम्पररी पीरियड एंड बिल इज अ परमानेंट नेचर ऑफ थिंग। बिल जो है एक्ट बन जाता है तो परमानेंट होता है। बिल तो एक प्रस्ताव है, ऑर्डिनेंस एक प्रस्ताव नहीं है, एक डायरेक्ट नियम इम्पोजिशन है, इम्पोजिशन ऑफ सम रूल्स फॉर अ टेम्पररी टाइम एंड मैक्सिमम फॉर द लेंथ ऑफ 6 मंथ्स। गेटिंग माय पॉइंट? उसमें और भी नियम है, जब उसको स्पेशल देखेंगे तो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक आ गए? 123 ऑर्डिनेंस पर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिए। 123 एक महत्वपूर्ण है, इसको आप टिक लगाइए। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राज्यपाल 155, राज्यपाल की क्षमा जो 72 इसका था तो राज्यपाल का हो गया 161। समझ में आ रहा है प्रियंका? राष्ट्रपति को जो शक्ति आर्टिकल 72 से मिलती है, दैट सेम प्रिविलेज एंड पावर इज बीइंग प्रोवाइडेड टू गवर्नर बाय द आर्टिकल 161। ठीक है, तो अब जैसे जैसे राष्ट्रपति का था उसी तरह से राज्यपाल का चल रहा है कि इसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है तो 63 में है, और राष्ट्रपति वाला कितने में था? यानी कि उतने का चल रहा है। 74 में जो मंत्रिपरिषद था वो राष्ट्रपति के लिए है, और 163 में जो मंत्रिपरिषद है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसके लिए है? राज्यपाल के लिए। बात समझ में आ रही है? यहाँ मुख्यमंत्री का हो जाएगा, जो वहाँ प्रधानमंत्री वाला था तो इसमें एक 90 का गैप मोटा मोटी चलता है, आप ये ध्यान रखिएगा। जो 90 उसमें ऐड या माइनस करेंगे तो उसके आसपास आ जाता है। ठीक है, 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य हो गया। 169 में क्या है? मतलब ख़त्म किया सकता है या फिर सृजित किया सकता है, मतलब कंस्टिट्यूट किया सकता है। ठीक है, वो कोई नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वही हो गया 213, जो उसका 163 से जो उसको राइट था वो 123 से जो राइट था ना, वही राइट यहाँ 213 से आ गया। 90 का ही अंतर आता है। ठीक है ना, ये एक जनरल थ्योरी है, एक आध जगह एक आध ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, और रिट, वहाँ रिट 32 में था, यहाँ 226 में है। 239 क में क्या है? दिल्ली का जो स्पेशल स्टेचर आया वो यहाँ पे दिया गया। नहीं, दिल्ली को क्या है ना, एनसीटी का दर्जा है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और बाकी सब यूटी है। तो यूनियन टेरिटरी, लेकिन उससे भी इसका अलग यूनिक इसलिए होता है कि वो नेशनल टेरिटरी में नहीं आता है, वो स्पेशल में आता है लेकिन नेशनल में नहीं आता है। और बाकी यूटी यानी 3 विभाजन हो गया, एक दिल्ली और एक दिल्ली पौंडीचेरी में जो कॉमन है वो, और तीसरा है यूनियन टेरिटरीज का एक सर्कल है। बात समझ में आ गई? तीन नेचर का हो गया। चलिए आगे आइए। 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगाइए इसको पहले। ठीक है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के कानून बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि केंद्रीय संसद को। राज्य सूची को ओवरलैप करता है ये, और राज्यों में केंद्र के हस्तक्षेप के बारे में जब सवाल लिखेंगे तो इस आर्टिकल को कोट कर सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध में यह महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है?
निखिल आप बताइए 262 में क्या है? 262। अब जैसे कि महानदी वाला जो विवाद चलता है, कृष्णा गोदावरी का कावेरी का हाँ इसी से संबंधित 62 में इसके बारे में बात है। 63 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद, वो छोड़िए अलग से बताएंगे, ये सारे परिषद जो है ना वो अलग से हम बताएंगे आपको। 265 में क्या है? मतलब कोई नया जो है कर आएगा तो वो स्पेशल नियम के तहत ही आएगा, मतलब ऐसे डायरेक्ट कोई कर नहीं आ सकता है, ठीक है। हटाइए। वित्त आयोग देखिए, जो आप बात कर रहे थे वित्त आयोग की, ये 280 में है। 300 में वो हटाइए, 300 का भी हटाइए, ये सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 311 पे आइए कि सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, यानी कि या तो सेंटर में हो या स्टेट में हो, अपने सर्विस से उसको हटाने के लिए जो प्रोविजंस है वो, या उसको पदावनत करना, यानी कि यदि बड़े पद पर है तो नीचे पद पर ले आए, उसकी बात कहाँ पर है? 311 में। 312 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन सा आता है? आईएएस, आईपीएस, वो उसका कैटेगरी और लिस्ट देखिएगा कि नहीं, ये प्रोमिनेंटली है ऑल इंडिया सर्विस। चलिए 12 वो नहीं, वो मतलब कि ऑल इंडिया नेचर का नहीं है वो। आपका जैसे आईआरएस है, जहाँ है उस आपका कार्डर डिसाइड होगा, उस कार्डर में रहेंगे। 324 क्या है? इलेक्शन, इस सबसे इम्पोर्टेंट 324 आरक्षण संबंधी, मतलब कि निर्वाचन संबंधित। 330, 335, 335 क्या है? अश्विन आप बताइए। वही सेम चीज़ हुआ उस तरीके का। और 352 राष्ट्रीय आपातकाल 352। अब इसमें क्या है कि कई तरह से आपातकाल लगता है, तो वही आगे होगा कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल होगा तो 356 के तहत लगेगा, यदि वित्तीय तंत्र फेल हो जाएगा तो 360 के तहत लगेगा। यानी वित्तीय आपातकाल कहीं लिख देगा तो क्या कहेंगे हम? उषा आप बताइए, वित्तीय आपात कब लगता है? 360 से। और राष्ट्रीय आपात की बात कहाँ की गई है? 352 में। 356 में क्या है प्रियंका आप बताइए। तो अब आप बताइए, व्हाट आर द मेजर इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी? तीनों का बताना है। इकोनॉमिक 352 है, मैंने बताया अभी। 356 इम्पोर्टेंट है, लग नहीं रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस स्थिति में 356 लगाते हैं? इन विच कंडीशन? मतलब क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा। ये फ्यूडल सिस्टम कहाँ से आ गया यहाँ पर? फ्यूडल अलग चीज़ है, आप अलग शब्द से फेडरल सिस्टम बोलिए। फ्यूडल इज समथिंग, सामंतवादी को फ्यूडल बोलते हैं। हाँ, फेडरल और फ्यूडल में ज़मीन आसमान का अंतर है। फ्यूडल इज समथिंग पर्टेनिंग टू, हाँ एग्जैक्टली, तो ये फेडरल है तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, संवैधानिक मशीनरी फेल करती है तब जाके हम इसको इम्पोज करते हैं, ठीक है। और यदि इकोनॉमिक चीज़ें अनियंत्रित होती हैं तब हम 360 लगाते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के केस में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है। तो तीनों तीन नेचर का है। आपको समझ में आया? नहीं लगा होगा, युद्ध के समय लगता है, लेकिन दोनों युद्ध में आपातकाल की जरूरत पड़े नहीं लगता। चलिए, तो हम लोग पास अब कितना बचा है? 3 बचा है। 65 क्या है? ठीक है। 68 में क्या है? संशोधन की प्रक्रिया है। और जम्मू कश्मीर 370 है, ठीक है। यदि हम पूछे कि भारत में एक राजभाषा होगी तो वो किस आर्टिकल में होगा? 343। तो आप लोगों को मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमने डिस्कस कर दिया। इसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज है हम बता दे रहे हैं, जैसे कि 32 है रीट का, उसको हम लोग अलग से करेंगे। 5 तरह के रीट होते हैं, उसको अलग से करेंगे क्योंकि वो मेंस का भी एक आंसर होता है। उसी तरह से केंद्र राज्य के संबंध में और भी जो आर्टिकल्स हैं उनको लेके क्या स्थितियाँ बनती हैं उस पर डिस्कस अलग से करेंगे। फिर ऐसे जो विशेष उपबंध हैं जिनमें जैसे कि आपको जितने अनुदान होते हैं, लेखानुदान हो, वार्षिक वित्तीय बजट हो, वित्त आयोग हो, या फिर आपको पूरक मांगे हो, इन सब का अलग से हम लोग करेंगे।
लेकिन अभी आपका क्या हो गया, 22 भाग आप जान गए और उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद जान गए, तो कम से कम पीटी के परीक्षा के लिए बहुत हद तक आप एप्ट हो सकते हैं। अगले 10 मिनट के बाद और ज़्यादा हो जाएंगे। 10 मिनट आप लोग इसको ढंग से रिवाइज कीजिए। फिर आपको हम एक पेपर देंगे और उस पेपर को आप लोग को 10 मिनट में सॉल्व करके हमको वापस करना है, ठीक है ना।